हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मस्त हो गए, मजे में हो गए। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है 1 जुलाई हो चुका है। 1 जुलाई से सभी स्कूलें ओपन हो चुकी है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, आज से ओपन हो चुकी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जो है पढ़ाई की ओर अग्रसित हो चुके हैं। तो आप लोगों के साथ आपका कोचिंग भी आपको तैयार है, आपके साथ खड़ा है, मिलजुल कर खड़ा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की काफी दिनों से मांग रहती थी कि सर हमें ऑनलाइन क्लास मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाता है कि हम घर बैठ के अपनी पढ़ाई को जो है व्यवस्थित रूप से पढ़ सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं और हमें एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से ही आपकी ऑनलाइन क्लास जो है शुरू हो चुकी है। आज से आपको ऑनलाइन क्लास जो है आपके मोबाइल में उपस्थित रहेगी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि देखो टाइम की वैल्यू बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले हमें टाइम की वैल्यू समझनी होती है, क्योंकि टाइम एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और आज ही से मैं एक चीज आपको कह रहा हूं कि देखो आज हमारा पहला दिन है, इसलिए मैं थोड़ा सा 1-2 चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमें टाइम खराब नहीं करना है। टाइम खराब क्यों नहीं करना है? सबसे पहले तो आज ही से स्कूल ओपन हो गया, तो आज ही आप जो है पढ़ाई की ओर अग्रसित हो जाए, पढ़ाई करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है। हमें जो है जल्द से जल्द सिलेबस करना होता है, रिवीजन करना होता है और उन्हें समझना होता है, सीखना होता है और हमें एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस देना होता है। तभी हमारा जो है जो 1 साल की जो मेहनत होती है उसका परिणाम हमें सर्वश्रेष्ठ मिल सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन जो है एक चीज याद रखनी है, आपको जो ये सारी चीजें जो भी पैनल्स के ऊपर पढ़ाई जाएगी, जो भी सिखाया जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, समझना है और सीखना है। ठीक है, बाकी आपको किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपको सोचा कि सर मुझे लिखने के लिए क्या चीज मिलेगी, तो प्यारे बच्चों आपको चिंता नहीं करनी है। आपको लिखी हुई पीडीएफ जो पैनल के ऊपर जो लिखी जाएगी वो पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचा दी जाएगी। अब कोई विद्यार्थी ऐसा है कि सर हमारे पास वो पीडीएफ नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बोले नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी हम लोग यहाँ जो है आज हम शुरुआत कर देते हैं। समय कम है, अपन समय खराब नहीं करेंगे और अपन शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला जो आज का वीडियो है उसके अंदर क्या लेक्चर रहने वाला है। तो लेक्चर हमारा जो है अध्याय नंबर 2 का रहने वाला है। अध्याय नंबर 2 क्लास है हमारी 10th। तो देखिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, वो है पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स का हिंदी का कहें तो बहुपद। अब देखो अपन इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बात करता हूं मैं यहां पर बहुपद की। किसकी बात कर रहा हूं? बहुपद की। हमारा टॉपिक का नाम जो है उसी से शुरुआत करते हैं। तो बहुपद, देखो यहां हमें कहा बहुपद, क्या कहा हमें? यहां कहा बहुपद। अब बहुपद क्या होता है देखो जरा समझिए। हिंदी के अंदर अपन ने जो है संधि पढ़ी थी, उसका थोड़ा सा उपयोग कर लेते हैं। कर ले भाई, थोड़ा सा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें यहां से समझना है कि हमने कहा बहुपद। क्या कहा? बहुपद। अगर मैं बहुपद को हल्का सा टुकड़ों में तोड़ दूं, तो टुकड़ों में तोड़ूंगा तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? बहु और पद। अब बहु का मतलब होता है अनेक। क्या होता है? बहु का मतलब होता है अनेक। अपन जानते हैं ना, एक वचन एक जने के लिए होता है, द्विवचन 2 जनों के लिए होता है और बहुवचन अनेक जनों के लिए होता है। तो ऐसे कैसे बहु का मतलब होता है अनेक। और पद, अब पद देखो हम लोग जानते हैं, छोटे थे जब हम, तो हमें सर सिखाते थे, स्कूल वाले मैडम सिखाते थे कि बेटा गणित के अंदर 2 प्रकार के पद होते हैं। अब 2 प्रकार के पद कौन कौन से होते हैं? पहला पद होता है हमारे पास चर पद और दूसरा होता है हमारे पास अचर पद। ये 2 प्रकार के पद होते हैं। अब चर पद और अचर पद किसे कहते हैं, इस चीज को समझिए। तो चर पद का मतलब होता है ABCD वाले, जैसे ABCD या XYZ MNP। यानी हम लोग ये सारी चीजें जो है हम बार बार देखते हैं। हमारे पास जो भी सर्व समीकरण आती है या कोई समीकरण आता है, कोई भी जो है बहुपद आता है, तो वो XY के रूप में आता है, ABCD के रूप में आता है। तो यानी A से लगाकर जो Z तक होते हैं उन्हें हम कहते हैं चर पद, और अचर पद कहते हैं 0 से लगाकर 1 2 3 डैश डैश डैश, कोई भी जो भी संख्या होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। तो सबसे पहले अपन ने ये चीज तो समझ ली।
कि भाई चर पद किसे कहते हैं और अचर पद किसे कहते हैं। तो चर हो गया कि ए से लगाकर जेड तक हो गए, उनको अपन चर कहेंगे। और अचर पद का मतलब हो गया कि जो गिनती वाले अक्षर हो गए, जो गिनती वाले संख्याएं जो होगी, वो अपन जो कहेंगे अचर पद कह देंगे। यहां तक का मामला समझ में आ गया। अब यहां पर एक देखो हमारे पास बहुपद की जो है, बहुपद की हमारे पास एक परिभाषा लिखी हुई है। वो परिभाषा क्या है हम पहले समझते हैं कि दो या दो से अधिक पदों का संयुग्मन बहुपद कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों का संयुग्मन जो होता है वो बहुपद कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि दो पद, अब दो पद का मतलब हो गया जैसे एक पद x है, दूसरा पद y है, इनका संयुग्मन, संयुग्मन का मतलब होता है उनका जुड़ा हुआ रूप। अब जुड़ा हुआ कैसे हो सकता है? वो जोड़ के सिंबल द्वारा जुड़ सकता है, माइनस के सिंबल द्वारा जुड़ सकता है इसके साथ कुछ गुणे भाग के अंदर संबंध हो। तो यानी जैसे मान लिया मैंने x प्लस वाई और एक पद और ले लिया, जैसे कोई अलग से कोई अचर पद ले लिया 3, तो ये जो तीनों जुड़े हुए हैं, देखो यहाँ दो पद नहीं है 3 पद है, तो दो या दो से अधिक, भले दो हो तो भी चलता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो दो या दो से अधिक पद हो गए, उन्हें अपन क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो ये जो रूप हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें किसका मिल रहा है? एक बहुपद का रूप देखने को मिल रहा है। अब प्यारे विद्यार्थियों आगे चलते हैं तो सबसे पहले बात आती है बहुपद की घात की। किसकी बात आती है कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात क्या होती है कि हम जानते हैं किसी भी चर के ऊपर घात लगी हुई होती है या अचर के ऊपर घात लगी हुई होती है। जैसे अपन ने कई बार देखा होगा x की घात 3, 5 की घात 10, 5 की घात 2 या 5 की घात 3, ऐसे 5 की घात 2 और 5 की घात 3 को 5 की घात 2 और 3 नहीं बोला जाता है, इसको 5 का वर्ग बोला जाता है, इसे 5 का घन बोला जाता है, और अंग्रेजी में कहे तो 5 स्क्वायर बोला जाता है और 5 का क्यूब बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें। ऐसे अपन सामान्य भाषा में स्क्वायर और क्यूब का ही उपयोग करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो ये घात जो होती है, ऊपर जो घात होती है, इसी प्रकार से कोई भी बहुपद होता है उस बहुपद में भी घात होती है, और जो ये घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो देखो परिभाषा कह रही है कि किसी बहुपद की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। यानी किसी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है, यानी उसकी हाईएस्ट घात कितनी है, वह क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे मान लिया मैं यहाँ 2-3 एग्जाम्पल लेता हूं। सबसे पहले मैंने लिया एक एग्जाम्पल लिया x प्लस वाई प्लस 3, ठीक है, यहां एग्जाम्पल लिया। तो देखो यहां जरा जिसकी कोई घात नहीं होती, ये तो हमें पता है कि जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी एक घात होती है। तो यहां देखो x की घात 1 है, यहां y की घात 1 है, यहाँ अचर पद 3 जो है उसकी भी घात 1 है। तो अधिकतम घात कितनी है इसके अंदर? 3 है। तो ये बहुपद की घात कितनी होगी? इसकी अधिकतम घात क्या होगी? 1। तो बहुपद की घात हो जाएगी 1। ऐसे कैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, जैसे ये मैंने ले लिया। तो अब यहां पर देखिए इसकी अधिकतम घात कोई नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसकी भी 1 है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी कहलाएगी? 2 कहलाएगी। तो अपन ने यहां पढ़ लिया अधिकतम घात 2 हो गई। ऐसे कैसे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब यहां देखो इसमें अधिकतम घात है भैया 3, तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी? 3 हो गई। तो मेरी बात समझ में आ गई। देखो अपन थोड़ा सा है धीरे धीरे चलेंगे, अपन को कहीं भाग के नहीं जाना है। हाँ, जब भागने की बारी आएगी उस समय भागेंगे, लेकिन अभी हम भागते हुए नहीं चलेंगे, अब धीरे धीरे चलेंगे, हर एक चीज को सीखते हुए चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोर्स है हमारा। क्या है? फर्स्ट टाइम कोर्स है। तो भैया फर्स्ट टाइम कोर्स है तो अपन उसको पूरा एक एक डीपली में जाते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें भागकर कहीं नहीं जाना। हाँ, रिवीजन के टाइम अपन खूब भागेंगे, ठीक है, सुपरफास्ट चलेंगे, लेकिन अभी हम सबको सिखाना चाहते हैं कि भाई जो होशियार है उसके लिए भी क्लास है और जो मीडियम लेवल का है उसके लिए भी क्लास है। तो सबको समझना है। तो यहां तक का मामला सबको समझ में आ गया। अब मैं आगे चलूं तो अगली बात हमारे पास आती है कि घातों के जो इसके बाद जो घात के बाद आता है वो आता है शून्यक। क्या आता है? अब शून्यक क्या होता है इस चीज को समझते हैं। शून्यक एक जो होता है कि शून्यक किसी एक चर बहुपद में चर का ऐसा मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुपद का शून्यक उसे कहते हैं कि कोई भी जो बहुपद होता है उसमें जो चर होते हैं उस चर का ऐसा मान, उस चर का
ऐसा मान जिस पर बहुपद क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी उसकी वैल्यू निकाले अपन तो वो जीरो हो जाए। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, आपको एग्जांपल की तरफ से समझाता हूं। जैसे मैंने यहां लिया एक x माइनस 3, क्या लिया, एक मेरे पास बहुपद था x माइनस 3, तो अभी इसमें x का जो ये चर पद x है, इस x का ऐसा मान कि ऐसा मान रखूं कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो देखो इस x की जगह यदि मैं 3 रख दूं तो 3 में से 3 गया भैया, उत्तर कितना आ गया, जीरो। तो यानी x बराबर जो 3 है, वो ये जो 3 है ये इस बहुपद का क्या है, शून्य के, क्या है, शून्य के। ऐसे कैसे, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 जो है, यहां पर एक्स की जगह ऐसे क्या वैल्यू रखूं कि इसका मान जीरो हो जाए। तो देखो यहां तो मैं आप लोगों को तो अभी समझना है, हाँ शून्य कैसे निकाले जाते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये शून्य किसका है, तो वो सारे अपने जब टॉपिक आएगा ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो देखो यहां मैं अगर एक रख दूं तो एक का स्क्वायर प्लस एक माइनस 2, एक और एक को ऐड करोगे, देखो एक का स्क्वायर एक प्लस एक माइनस 2, एक और एक दो, दो में से दो गए तो जीरो। तो यानी यहां जो x की वैल्यू एक थी, ये x की वैल्यू एक जो है वो उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया। देखो हमें एक चीज है कि छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटी बातें अगर हमें पता नहीं होगी तो आगे जाओगे तब हम कहेंगे शून्य शून्य, आप कहोगे शून्य क्या होता है। तो यहां हमें सबको समझते चलना है। अब देखो आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास कि जो घातें होती हैं भैया, जो घातें होती है उन घातों के आधार पर भी जो बहुपद होते हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। अब देखो एक तरह के तो बहुपद होते नहीं, बहुपदों के भी बहुत सारे वर्गीकरण होते हैं। तो सबसे पहले वर्गीकरण आता है कि घातों के आधार पर, कि जो घातें होती हैं उनके आधार पर बहुपद का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो आओ समझते हैं, घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण कैसे होता है भैया। कुछ नहीं है, सबसे पहले, और इसमें तो नाम खुद कह रहा है, नाम कह रहा है कि तू मेरा नाम ले ले तेरा काम हो जाएगा। नाम कह रहा है तू मेरा नाम ले ले तेरा काम हो जाएगा। तो वास्तव में यही कह रही है गणित कि नाम ले ले काम हो जाएगा। देखो कैसे हो रहा है, रैखिक बहुपद, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रैखिक बहुपद। सबसे पहला आता है कि घातों के आधार पर जो बहुपद का वर्गीकरण होता है वो होता है, सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि वह बहुपद जिसकी घात अधिकतम एक हो, वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखो, यहां समझो, यहां कहीं दूसरी जगह ध्यान मत भटको। यानी रैखिक बहुपद का मतलब हो गया, रैखिक का मतलब होता है एक, और रैखिक बहुपद का मतलब हो गया कि जिसकी अधिकतम घात एक होगी, यानी जिसकी अधिकतम घात एक होगी वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल के लिए लिया, यहां पर देखो अभी मैंने घात निकालना आपको बता दिया था। अभी अपन ने पढ़ा था कि जो बहुपद की घात कैसे होती है, तो अधिकतम घात एक होती है। तो इस बहुपद में देखो भैया यहां पर अधिकतम घात एक है। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान तो एक है ना मेरे लाडले। तो यहां 6x की घात एक है, यहां 5 की घात एक है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई, एक हो गई। और एक हो गई तो ये कैसा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। ऐसे कैसे, देखो यहां 4y माइनस 7, तो 4y माइनस 7 है तो अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात तो एक है ना, तो एक है, तो यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, तो अधिकतम घात एक हुई। इसका मतलब इसका जो ये समीकरण, ये बहुपद है वो कैसा हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। दूसरी चीज हमें यहां एक मोस्ट एरो बनाकर लिखा हुआ है कि रैखिक बहुपद के शून्यांकों की संख्या एक होती है। अगर घात एक होगी मेरे लाल तो उसके शून्यक भी एक ही निकलेगा, उसका शून्यक जो अभी शून्यक निकला था ना x की वैल्यू, वो एक ही निकलेगी। अगर 2 घात होगी तो 2 निकलेंगे, 3 घात होगी तो 3 निकलेंगे, 4 घात होगी तो 4 निकलेंगे। समझ आ गई। तो यहां देखो अगर अपन मैं बात करूं तो रैखिक के बाद आता है द्विघात बहुपद। कौन सा आता है, द्विघात बहुपद। दूसरा आता है हमारे पास, वो आता है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद क्या होता है इसको भी समझते हैं कि वह बहुपद, द्विघात बहुपद के अंदर कहते हैं कि वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो। यानी अब की बार घात कितनी होगी, अधिकतम 2 होगी। 2 होगी तो देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है। 2 है तो इसका मतलब ये कैसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। और द्विघात बहुपद है तो इसकी घातें 2 है। मैंने अभी बताया था जितनी घातें उतने ही शून्यांक। 2 घात है तो उसके शून्यांक भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगली बात करें त्रिघात बहुपद। किसकी बात करें,
त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है कि वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। कितनी हो? 3 हो। देखो नाम से ही पता चल रहा है, त्रि का मतलब 3 और घात का मतलब घात। तो 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद, 2 घात वाला बहुपद तो द्विघात बहुपद, क्यों द्वि को 2 और घात का मतलब घात। तो ऐसे कैसे यहाँ त्रिघात का मतलब हो गया वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, उससे क्या कौन सा बहुपद कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ है तो देखो यहाँ अधिकतम घात कितनी नजर आ रही है? 3 नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये कैसा बहुपद हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया। और त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यांकों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। तो अपन ने लिख दिया त्रिघात बहुपदों के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है भैया? 3 होती है। तो यहां तक का मामला सबको समझ में आ गया। ये एक सामान्य बात थी। देखो बहुपद के बारे में हाँ छोटी छोटी बातें सब समझते हुए चलना है, क्योंकि अगर ये छोटी बातें पता नहीं होगी तो कुछ भी समझने का कोई मतलब नहीं है, अर्थ ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो आगे आता है। अब इस जो प्रश्नावली के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र काम आएंगे हमारे। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो हमारे बहुत ही उपयोगी होंगे, और उन सूत्रों के बिना हमारी प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस जो है, प्रश्न जो है, उनको करना थोड़ा टफ हो जाएगा, मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पहले उन सूत्रों के बारे में पढ़ देते हैं। सबसे पहले आता है विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय। कौन सा प्रमेय आता है? विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय। क्या कहता है भैया? विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय कहता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी जो भाज्य है वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। यानी अब भाज्य भाजक भागफल शेषफल क्या होता है, इस चीज को समझ लेते हैं कि जब हम कभी कोई भाग देते हैं तो जो बीच में होता है उसको बोला जाता है भाज्य, जिसका भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भागफल, जो अपने पास आंसर आता है उसको बोला जाता है भागफल। चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लास्ट के अंदर भाग देते देते शेषफल बच जाता है उसे अपन कहते हैं शेषफल। तो अगर मुझे ये भाज्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ये भाज्य ज्ञात करना है, तो इन दोनों को गुणा करके ये शेषफल जोड़ दो तो ये भाज्य प्राप्त हो जाएगा। तो समझ में आ गई। तो हमारा एल्गोरिथ्म प्रमेय कहता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहां तक समझ में आ गया। फिर जो द्विघात, इस हमारी जो प्रश्नावली के अंदर द्विघात बहुपद आएंगे, और द्विघात बहुपदों के हमें शून्य ज्ञात करने होंगे, शून्यांकों के बीच संबंध ज्ञात करना होगा। तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर हमारे द्विघात बहुपद के बारे में। तो देखो द्विघात बहुपद के बारे में मैं बात करूं तो द्विघात बहुपद किस रूप में होता है? सबसे पहले तो ये समझो, कोई भी द्विघात बहुपद होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। किसके रूप में होता है? ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। यानी उसमें x² का पद होता है, फिर x का पद होता है, और फिर अचर पद होता है। तो जो x² के साथ जो गुणांक होता है, जो गुणे के अंदर लिखा हुआ होता है, जैसे यहां मैं एक एग्जाम्पल ले लूं 6x² प्लस 7x प्लस 9, ये जैसे एक एग्जांपल लिया, तो ये जो 6x² है इसके साथ जो x के स्क्वायर के साथ जो 6 है वो कहलाएगा a, फिर x के साथ में जो 7 है वो कहलाएगा b, और जो ये अचर पद 9 है ये कहलाएगा c। अब इनके क्या होता है भैया कि इनके जो गुणांक जो होते हैं, इन गुणांकों और जो शून्यांक ज्ञात करेंगे उनमें एक रिलेशन होता है, एक रिश्ता होता है। वो क्या होता है चलो यहां से समझते हैं। तो शून्यांकों द्विघात बहुपदों के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है कि अगर मैं शून्यांकों का योग करूं यानी अल्फा प्लस बीटा, जो शून्यांक होते हैं शून्यांकों को अल्फा और बीटा बोला जाता है। देखो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में हमने पढ़ा था 2 शून्यक हो गए, पहला शून्यक अल्फा कहलाएगा, दूसरा शून्यांक बीटा कहलाएगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा जो होगा, तो अल्फा प्लस जो बीटा होगा उसका जो सूत्र होता है वो होता है -b/a, यानी इसमें से जो -b/a की वैल्यू होगी वो शून्यांकों के योग के बराबर होगी। और दूसरा आता है शून्यांकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी c/a। किसके रूप में होगी? c/a के रूप में। ठीक है, तीसरी बात आती है हमारे पास द्विघात समीकरण का, कि अगर हमें कोई द्विघात समीकरण ज्ञात करना होता है, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये चीज समझ में आ गई। यहां तक अपन ने जो है पूरा इस जो टॉपिक से संबंधित जो भी हमारी बेसिक बातें थी वो अपन ने पूरी कवर कर ली। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां तक ही सीमित करते हैं, हमारे लेक्चर्स को यहां तक समझ के खत्म करते हैं, क्योंकि
देखो एक साथ अपने को कहीं भागना नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब कुछ समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक अपन ने समझ लिया। अब कल जो है हम डायरेक्ट चलेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, और एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो यहां तक अपन ने पढ़ा है उसको आपको बिल्कुल सही ढंग से समझना है, और इन सूत्रों को आप जरूर याद कर देना, क्योंकि ये सूत्र हमारे बार बार काम आएंगे। और जब सूत्र काम आएंगे तो आपको याद होना भी जरूरी है। क्या होना जरूरी है? याद होना जरूरी है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जितना आज पढ़ाया आप हाथों हाथ आज ही कवर कर दो। ये वक्त मत गवाओ, अरे आज का पढ़ाया कल करूंगा। अरे भाई कल के भरोसे मत छोड़, कल तो मैं और नया पढ़ा दूंगा ना तेरे को, तो और नया पढ़ा दूंगा तो फिर तू कब पढ़ेगा। इसलिए अच्छा है कि आज जो पढ़ाया इसको अभी के अभी पढ़ ले, इसको अभी के अभी समझ ले, और इसको अभी के अभी वापस एक बार मिला दे, ताकि तेरा काम पक्का हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जो है यहीं से विदा होते हैं और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर।